अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल नेक्स्ट क्रिटिक एंड पोइट के साथ आपके सामने। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक। आप सब जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम आज तक एक पोइट के तौर पे देखते आए हैं। हमने उनकी पोइट्री पढ़ी, आप सब ने पढ़ी, सब जानते हैं ही इज़ द पोइट ऑफ नेचर। रोमांटिक मूवमेंट से ताल्लुक़ है, रोमांटिक एज से ताल्लुक़ है, रादर ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रोमांटिक एज एंड रोमांटिक मूवमेंट। लेकिन जहाँ वो एक पोइट हैं बहुत अच्छे, एट द सेम टाइम उनकी एक थियरी ऑफ पोइट्री भी है जो पढ़नी बहुत ज़रूरी है उनको रोमांटिक मूवमेंट को समझने के लिए और उनकी अपनी पोइट्री को समझने के लिए। हमें उनकी थियरी ऑफ पोइट्री को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक पूरा जो एक ईरा है, एक नया रिजीम बनता है पोइट्री का, एक बहुत बड़ी शिफ्ट आती है ट्रेडिशंस में और राइटिंग में, ताकि हम उसको समझ सकें। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले हम सब जानते हैं ही बिलोंग्स टू दी लेट 18th सेंचुरी। इनकी एज से पहले देयर वाज 18th सेंचुरी में इसको हम एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, एज ऑफ रैशनैलिटी भी कहते हैं, एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। पोइट्री को इतनी अच्छी नहीं लिखी गई, नॉवल इनिशिएट हुआ ठीक है, बट पोइट्री की लैंग्वेज, उनके स्टाइल, क्लासिसिज्म हावी था, डोमिनेंट था, तो इमेजिनेशन का कहीं कोई रोल नहीं था। तो व्हाट वाज स्पेशल विद विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पायनियर इन सो मैनी वेज। कितने तरीक़ों से वो एक पायनियर की हैसियत रखते हैं। किस तरह से? नंबर वन, ही फॉर द फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूसेस अस द नेचर ऑफ पोइट्री, व्हाट पोइट्री इज एक्चुअली। सो मैनी पोइट्स वर देयर इन, दे वर राइटिंग इन 16th century फ्रॉम रेनेसेंस पीरियड टू न्यू क्लासिकल पीरियड तक, जब ये सब कुछ उस वक्त डिक्लाइन पे था। तो 18th सेंचुरी में आ जाए तो नो वन वॉज देयर टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोइट्री, व्हाट पोइट्री इज, डिफाइन कैसे करें, क्यों लिखी जाती है, व्हाई पोइट्री इज रिटन, व्हाट वर द पर्पसेस बिहाइंड राइटिंग द पोइट्री, व्हाट आर द थीम्स और व्हाट शुड बी द थीम्स ऑफ पोइट्री, और व्हाट लैंग्वेज वी शुड वी एम्प्लॉय फॉर पोइट्री, और पोइट्री के थीम्स, पोइट्री का आम आदमी की रीडिंग से क्या ताल्लुक़ है, आम आदमी की लाइफ से क्या ताल्लुक़ है, पोइट्री लिखी कैसे जाती है, किस पोइटिक प्रोसेस के तहत लिखी जाती है, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। नो वन वाज देयर, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस अस टू द नेचर ऑफ पोइट्री, नंबर वन। सेकेंडली, एज आई मैंशनड, ही डाइवर्टेड फ्रॉम पोइटिक फॉर्म टू पोइटिक सब्सटेंस। पोइटिक फॉर्म तो मौजूद थी कि पोइट्री लिखी किस फॉर्म में जाती है। स्पेंसरियन स्टेंजा है, सोनेट्स लिखी गई, ओड लिखी गई, बाकी ब्लैंक वर्स लिखी गई। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेड अस रियलाइज कि जो फॉर्म है उससे बढ़ के भी एक चीज़ है, दैट इज़ पोइटिक सब्सटेंस। लिखा क्या जाए, थीम कौन सा लिया जाए, इतना अपीलिंग थीम हो, कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट किस तरह का होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो उसका ट्रीटमेंट, उसका कंटेंट, ये दोनों चीज़ें सब्सटेंस में आती हैं, जो बहुत ज़रूरी था, विच ही टुक इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री, और हमें उसने समझाया। तीसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज द पर्सन हु मेड अस रियलाइज, हु मेड अस अंडरस्टैंड कि पोइटिक क्रिएशन क्या चीज़ है। पोइट्री, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट्री एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। इट गोज़ थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस, हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन है, रिकलेक्शन है, कॉन्टेम्पलेशन है, इमेजिनेटिव डेप्थ है, ये बहुत सारी चीज़ें। पोइटिक क्रिएशन जो है वो एक पूरा प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस थियोरेटिकली समझाया कि वो पोइट्री किस प्रोसेस के ज़रिए जाती है। देन ही स्ट्रेस्ड ऑन द लिबर्टी ऑफ द पोइट, स्पॉन्टेनिटी, इमेजिनेटिव फ्रीडम एंड इंस्पिरेशन। ये वो बेसिस हैं, ये वो बेसिस है जिसकी बुनियाद पे इसको हम क्रिटिक या इनको हम पायनियर कह सकते हैं, रोमांटिसिज्म का भी। लिबर्टी ऑफ द पोइट, लिबर्टी ऑफ माइंड ऑफ द पोइट, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए पोइट्री में सबसे बढ़ के। Imaginative freedom, one of the basic feature of romantic movement and romantic age and romantic poetry. And inspiration got from what? Inspiration got from, achieved from the external world, the nature, the environment,
manifestations of nature. Spirituality is attached to that nature, and that nature inspires man not only to learn something but to give something which is very imaginative and which is very creative in nature for the readers. तो ये इनका ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसिस किया. लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ही गॉट कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी रही. ही रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल, ही हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, ही इज़ कंट्रोवर्शियल. रीज़न ये, बहुत सारे लोग उनसे डिफ़र करते हैं. ऑफ कोर्स सो मेनी, एवरीवन हैज़ गॉट द राइट. किया क्या उन्होंने ये सारे काम करने के लिए जो पायनियर थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ओल्ड एंड आउटडेटेड टेनेट्स कि जी पोइट्री किस फॉर्म में लिखी जाए. पोइट्री के थीम्स जो हैं दे मस्ट बी टेकन फ्रॉम अर्बन लाइफ, सोसाइटी, लंदन लाइफ, लंदन सोसाइटी, फ्यूडल क्लास, किंग्स, क्वींस, sonnets about princes, princesses, dukes and duchesses, flamboyant language, verbose language, flowery language, ornamental language, such language. Such poetry has nothing to do with common man. आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है. लैंग्वेज मुश्किल है, लैंग्वेज ग्रैंड स्टाइल है आपका, और आप लिख रहे हैं ग्रैंड पर्सनैलिटीज़ के बारे में. सो फॉर द फर्स्ट टाइम लैंग्वेज, थीम्स, दो बुनियादी चीज़ें ही रिवोल्टेड अगेंस्ट दैट ट्रेडिशन. तो उस ट्रेडिशन के अगेंस्ट इन्होंने एक नई चीज़ बल्कि शामिल की, मीटर की. ये रिवोल्टेड अगेंस्ट ओल्ड एंड आउटडेटेड tenets of the poetry of that age, late 18th century or early 19th century. Then his theory of poetry and creative process. For the first time, जैसे मैंने पहले बताया, he gave his theory of poetry. He said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Number one, poetry must be spontaneous. It must contain some powerful emotions and feelings which come out of human observation, which are the result of human observation. And when it comes through human observation, तो वो observation जो है वो फिर एक स्टोर होती है इंसानी दिमाग में, दिमाग में स्टोर होती है. वो जब तन्हाई में होता है तो वो रिकलेक्ट करता है. ही गोज़ ऑन थिंकिंग, देन कॉन्टम्पलेट्स. कॉन्टम्पलेशन में वो अपनी इमेजिनेशन शामिल करता है. इमेजिनेशन शामिल करने से क्रिएटिविटी पैदा होती है, और वो जो कंटेंट उसने रिकलेक्ट, कॉन्टम्पलेट किया है, उसमें अपनी इमेजिनेशन, अपने इमेजेस, अपनी लैंग्वेज दैट इज़ वेरी सिंपल, तो उससे वो क्रिएट करता है. सो दिस इज़ व्हाट पोइट्री इज़. तो ये एक पोइट्री और उसका क्रिएटिव प्रोसेस पूरे का पूरा समझाया. एम्फेसिस ऑन प्लेजर, पोइट्री फॉर द सेक ऑफ प्लेजर. Poetry must not be written only for the sake of poetry. Poetry must not be written for the sake of reform कह लो, या poetry must not be the praise of someone. Poetry must not be religious poetry. ये कोई pastoral नहीं है, ये religious नहीं है, ये didactic नहीं है. For pleasure. You read poetry, you take delight out of it. Meter is there, rhyme, rhythm is there. आप पढ़ते हैं, आपको मज़ा आता है, आप उसमें delight feel करते हैं. Poetry for the sake of pleasure. For the first time, the gentleman introduced it. Conception of poet and as a man speaking to men, very important. इससे पहले क्या था? पोइट एक ग्लोरियस, एक प्रॉफिट टाइप आदमी था. पोइट लिखता था और उसका और रीडर के दरमियान एक डिस्टेंस था विच कैन नॉट बी ब्रिज्ड, विच कुड नॉट बी ब्रिज्ड. तो यहाँ उन्होंने कहा पोइट इज़ अ मैन हु इज़ स्पीकिंग टू मैन. मीन्स पोइट इज़ अ कॉमन मैन. He is talking to a common man in his common language, rustic language, rural life, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब एक जैसे हैं. सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल डिक्शन में लिखेगा, बट रिफाइंड फ्रॉम वल्गैरिटी एंड कोर्सनेस एंड क्रूडिटी. रिफाइंड सिंपल लैंग्वेज में लिखेगा, यानी आम आदमी, आम लोगों से बात कर रहा है और समझा रहा है, बट इन अ वेरी क्रिएटिव एंड with the touch of aestheticism. His themes are natural and simple. He is a वो कायल हैं इस चीज़ के कि नेचुरलिज्म एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए थीम्स में. देर मस्ट बी नो कॉन्फ्लिक्ट, देर मस्ट बी नो कॉम्प्लेक्स थीम्स. द लाइफ इज, इंसिडेंट्स आर सिंपल, ह्यूमन पैशंस आर सिंपल, ह्यूमन फीलिंग्स आर सिंपल, ह्यूमन लाइफ इज सिंपल. टेक सिंपल पीपल विद द सिंप्लिसिटी, टेक नेचुरल लाइफ विद द नेचुरलनेस. So if you select all such things, your poetry would be having a very universal appeal for everyone who is reading the poetry.
सोलो आफ्टर थीम, जब इतनी सिंपल लैंग्वेज तो फिर आगे लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में आ जाओ, तो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में फिर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो इनके बल्कि अपने फ्रेंड हैं एस टी कॉलरिज के साथ रहा, लैंग्वेज ऑफ देयर मस्ट बी लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन बाय कॉमन रस्टिक पीपल, आम लोगों की लैंग्वेज होगी, आम आदमी की ज़ुबान होगी जो सबकी समझ में आएगी, सब उसको पढ़ेंगे और प्लेजर सीख करेंगे, तो लैंग्वेज मस्ट बी लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट बी द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल। अच्छा, ये सब कुछ हुआ ये सब कुछ तो इनके ट्रेड्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस इनके बने, और जहाँ जो इनकी वीकनेसेस भी हैं, जो इनकी लिमिटेशंस भी हैं, वो ये हैं कि इनके सबसे बड़े जो इनके चंद एक जो बड़े इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं एज अ पोइट, वो ये कि ही इज़ एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। दीज आर सम ऑफ हिज लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स इफ he has been a pioneer in many ways, in many fields, in many sectors, at the same time he must have some weaknesses. उन weaknesses में ये कि इनमें दो चीज़ें, एक तो इनमें सेंस ऑफ बैलेंस कम है, इनमें टिल्ट है सिर्फ एक ही तरफ इनमें बैलेंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इनमें एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिवनेस है। डिस्ट्रक्टिवनेस इस तरह से है कि इन्होंने अगर पुरानी ओल्ड ट्रेडिशंस को तोड़ा है, तो जो नई जो ट्रेडिशंस ली हैं, ये जो वैल्यूज़ ली, दे आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट दैट मच ग्रैंड विच कैन बी टेकन एज ट्रेडिशन, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इनके ख्याल में ये एग्रेसिव हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं। इनके जो सबसे बड़े डिफरेंसेस बने और जो हाईलाइट हुए, दैट वाज दीज डिफरेंसेस वर हाईलाइटेड बाय एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज जो इनके साथ थे फॉर राइटिंग लिरिकल बैलेड्स, राइटिंग में इनके साथ थे। दे लिव टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, दे थॉट टुगेदर, समटाइम्स they took inspiration from the same field, from the same environment, but they had certain differences in writing poetry. Theory of poetry में, qualification of a poet में, use of meter में, language के बारे में, themes के बारे में, S.T. Coleridge का अपना एक point of view which is entirely different sometimes. And sometimes we also say, KG, if you want to understand S.T. Coleridge, put Wordsworth upside down and you'll get S.T. Coleridge. Anyhow, so these are some of the basic points about William Wordsworth as a critic, or I would love to add one word more. We can also call him as a romantic critic of the age. So this much for William Wordsworth as a critic. ये मैंने आपके सामने चंद एक traits रखे हैं. You will read the book and you will get a lot of it. I hope you will get a lot of what you call points and understanding out of this lecture. इंशाल्लाह इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसके चंद एक ट्रेड्स लिखे हैं, टेक्सचुअल एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।